हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो आपके साथ में मैं पुनीत पाठक हूं और लगातार IBS 24 पर आप 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सबसे पहले सटीक और साथ में एक बहुत ही बेहद व्यापक विश्लेषण के साथ में देख रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा है। 5 राज्यों में आज मतगणना की शुरुआत 8 बजे से हुई और सुबह 6 बजे से क्या माहौल है आपको लगातार हम दिखाते रहे। रुझानों से चुनावी रिजल्ट की तस्वीर तकरीबन साफ हो रही। इस वक्त की बड़ी बातें, यूपी में ये रुझान साफ है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के बहुत करीब है। पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार फिर से रिपीट हो रही है। 270 से ज्यादा सीटों के ऊपर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने जोर पूरा लगाया, 123 सीटों पर फिलहाल वो आगे चल रही है। उत्तराखंड में भी शुरुआती दौर में टफ फाइट के बाद में बीजेपी बढ़त लेकर 42 सीटों के ऊपर आगे है और कांग्रेस 25 सीटों पर ही अपनी लीड कायम रख पाई है। इधर गोवा में आप देखें, यहां भी भारतीय जनता पार्टी लगातार 18 सीटों पर अपनी लीड को बरकरार रखे, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। मणिपुर की स्थिति देखें, यहां बीजेपी 31 सीटों पर आगे चल रही है और बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार कर चुकी, टच कर चुकी है। तो यहां भी स्थिति बहुत बेहतर बीजेपी की नजर आती है। पंजाब में एक तरफा जीत दर्ज करती दिख रही है आम आदमी पार्टी, 90 सीटों पर उनकी जीत या लीड दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरा जोर लगाने के बावजूद अभी 2 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर का दल है, 18 सीटों पर आगे चल रहा है। शिरोमणि अकाली दल 6 सीटों पर लीड करता दिख रहा है। तो ये इस वक्त का हाल है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ कैंट से जो कैंडिडेट हैं सुरेश तिवारी, उनसे बातचीत की उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। लखनऊ कैंट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी जगह फिलहाल किसी दूसरे को टिकट दी गई है। आपकी जब टिकट कटी थी उसके बाद क्या लगता था आपको इस तरह का माहौल बनेगा यहाँ पर, और आपकी टिकट दोबारा आपको नहीं मिली, इसकी क्या वजह नजर आती है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। पार्टी ने 4 बार विधायक बनाया, मैं विधायक रहा। पार्टी ने संगठन में क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया, संगठन का काम किया। जो दायित्व दिया जाएगा वो कार्य करूंगा। साथ में जिस बहुमत की आप चर्चा कर रहे हैं, इस बहुमत को मोदी जी और योगी जी ने आम जन के जीवन में मुस्कान लाने का काम किया है, गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया है। यह सीटें अभी 268, 270 बता रहे, अभी 300 तक पहुंचने वाली है। अच्छा तिवारी जी, एक बात पूछना चाहता हूं मैं, आपकी जब टिकट कट के किसी दूसरे को दिया गया, थोड़ा मन में कसक तो रही होगी? कोई कसक नहीं रही। आप सब मीडिया के लोग मुझसे मिलते रहे, उन्होंने पूछा भी टिकट मिलने से पहले जो चर्चा चल रही थी, मैंने कहा मैं भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी टिकट मिले न मिले, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करूंगा। तो आपने सुना कि ये भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता की निशानी होती है। टिकट कटी, थोड़ा सा कसक हुआ, मगर एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह, एक ईमानदार कार्यकर्ता की तरह सुरेश तिवारी डटे रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनते देखते हुए इन्हें खुशी भी हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 लखनऊ। और इस वक्त भी हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो काफी देर पहले से जश्न मनाना शुरू कर दिया था, आप तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। अब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है कि बीजेपी यहां अपनी सरकार को बरकरार रखे, हालांकि शायद नंबर्स उतने ना हो जितने पिछली बार दिख रहे थे। वातावरण कैसा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है और बड़े अच्छे बहुमत से बन रही है। और यही वजह है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक जश्न का माहौल है। होली दिवाली दोनों मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। महिला कार्यकर्ता
पुरुष कार्यकर्ता, तमाम लोग काफी उत्साह में, और सबका यह कहना है कि योगी सरकार ने जो काम किया है उस पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। हमारे IBC 24 के स्टेट हेड और पॉलिटिकल जो जानकार है वो हमारे साथ उपस्थित है, विजय दीक्षित जी। आपने बहुत पहले से कयास लगा रहे थे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और अच्छे बहुमत से आएगी, आखिर इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? उसके पीछे मोदी जी का म्यूजिक रहा। मोदी जी ने ऐसा म्यूजिक बजाया, लाभार्थियों को एक नया वोट बैंक बना लिया, और ये लाभार्थी का वोट बैंक पूरे देश में बना है, कोई यूपी में नहीं बना है। इस बात को विपक्ष समझ नहीं पाया। शौचालय से लेकर के उनको घर देना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसान निधि, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, इस प्रकार की तमाम सहूलियतों को मोदी जी ने ला करके एक मध्यम निम्न वर्गीय जो तबका था और जो निम्न वर्गीय तबका था उसमें अपना वोट बैंक बनाया। तो वो वोट बैंक ने ही ये योगी जी की नैया को पार लगाया है। और जहां तक मेरा समझना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था, मिश्रा जी आए थे यहाँ कवर करने के लिए और मैं तब भी काम कर रहा था, तो मैंने कहा था 300 से ऊपर सीटें आएंगी, और वो कल भी मैंने इशारा साफ शब्दों में किया था कि काफी सीटें आएंगी, बीजेपी का परचम लहरा रहा है। तो वो आखिर वो बात सही साबित हुई। और इसके अलावा जो योगी जी ने जो IPS अफसरों को जो लड़वाया चुनाव में, वो भी एक बड़ा फर्क रहा, क्योंकि पुलिस महकमे पर उन्होंने ज्यादा भरोसा किया और पुलिस महकमे ने ये चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया, चाहे असीम अरुण रहे हो या अब की जो चुनाव में लड़े हैं सरोजनी नगर से। तो इस प्रकार अगर ध्यान से देखा जाए तो एक डेमोग्राफी एक सबसे बड़ी सब्जेक्ट रही। तो जो बुंदेलखंड में अगर पानी की समस्या है, वही पानी की समस्या कानपुर में है, वही पानी की समस्या लखनऊ बनारस में है। तो डेमोग्राफी की पॉइंट से पहले आता था कि अलग अलग रीजन से अलग अलग रिजल्ट आते थे, लेकिन अब की चूंकि एक वोट बैंक था जिसने सारे सिस्टम को तोड़ दिया, जो पश्चिम से आवाज आई वही पूरब से आवाज आई, वही बुंदेलखंड से आवाज आई, वही अवध से आवाज आई। अच्छा ये बताइए, आप वाकई जो पहले भी आपने अंदाज लगाया था और अभी भी जो आपने अंदाज लगाया है वो लगभग सही साबित होगा। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आखिर बीजेपी का ये विजय का आंकड़ा है वो कहां तक जाके टिकेगा? ये आंकड़ा 250 से 325 सीट के बीच में जाएगा। 250 से 325 सीट के बीच में ये आंकड़ा जा सकता है, ये मेरा अपना अनुमान है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ये कहां टिकेंगी? कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही खराब है। यद्यपि उसके वोट बैंक बढ़े होंगे, थोड़े प्रतिशत बढ़े होंगे, भूपेश बघेल जी ने मेहनत की है, निश्चित तौर पे तो वो परसेंटेज वोट बैंक बढ़े होंगे। प्रियंका गांधी ने भी मेहनत की है, तो 403 सीटों पे उन्होंने जमीन तैयार कर दी है। वो लोकसभा के चुनाव में, अगले लोकसभा के चुनाव में काम आएंगे। लेकिन ठीक है, वो जो जहां तक जैसे पिछली बार 7 सीटें जीती थी, तो इस बार शायद 2, 3, 4, 5 इससे ज्यादा का आंकड़ा ऊपर उनका कांग्रेस का नहीं आएगा। और चलिए राजेश जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। जो अपडेट आपने दिखाया और जिस तरीके का माहौल आप बता रहे हैं, आपके पास वापस हम आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में 2 और मेहमान हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। हमारे साथ शिशुपाल सोरी साहब, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय भी जुड़ गए। शिशुपाल जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो, स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार। शिशुपाल जी, जिस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है अभी फिलहाल दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी के लिए आज कहीं से भी या अच्छी खबर या अच्छी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आई है। जोर पूरी जगह लगाया है और 2 राज्य उत्तराखंड और गोवा में बार बार ये दावा भी हुआ कि हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन वैसी स्थिति भी नहीं बन पाए। क्या इसमें फैक्टर आपको नजर आता है? पुरीत जी, कांग्रेस पार्टी ने पूरी गंभीरता से जितने भी चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, सभी राज्यों में हम लोगों ने पूरी ताकत से ये प्रयास किया, जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया और बड़े गंभीरता से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ के जो गरीबों के लिए है, नौजवानों के लिए है, और ये छोटे तबके के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, इनके लिए कार्यक्रम बनाती है। और हमारा पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और स्वराज्य ग्राम
तो आम जनता को जो लाभ पहुंचाने के लिए हमारी जो मैनिफेस्टो भी लगभग सभी स्टेट में उसी बिंदु पे रख के बनाए गए थे। तो अभी जो परिणाम रुझान जो आ रहे हैं उससे ज़रूर लगता है, किंतु ऐसा लगता है कि कुछ सीटें इधर उधर हो सकते हैं, पर फिर भी जनता का जो जनादेश आएगा, अब बहुत ही कम समय रह गया है और आ जाएगा, तब ये स्पष्ट हो पाएगी। किंतु गोवा और उत्तराखंड की जो स्थिति है उसमें नेक टू नेक फाइट, अगर इसकी बात करें कि वोटों का अंतर बहुत कम, बहुत सारी सीटों में हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी हम बहुत दिनों के बाद पूरे 403 सीटों पे लड़े थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा बिखराव था, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन था पहले के चुनाव में। उस वजह से बहुत सारे विधानसभाओं में हमारे इतने सारे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी नहीं हुई थी। अब पूरी फौज खड़ी हो गई है, इससे हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और जो अंतिम जो टैली होगा उससे मुझे लगता है पिछले बार हमारी 7 सीटें आई थी, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ये मैदानी स्तर पे हम जिस मुद्दे को लेके जा रहे हैं वो सब, जैसे प्रियंका जी ने खूब मेहनत की, उन्होंने 40% महिलाओं के आरक्षण और हर क्षेत्र में इतनी भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा किया था। और पहली बार उत्तर प्रदेश में महिलाओं में जो जोश देखा गया और घरों से बाहर निकले और उनमें जो आत्मविश्वास आया है उसका लाभ हमें आने वाले दिनों में ज़रूर दिखाई पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो कोशिशें हैं व्यर्थ नहीं गई हैं। हार जीत प्रजातंत्र में लगे रहता है, कभी कोई पार्टी को जनादेश मिलती है, कभी कोई पार्टी को, तो जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। ठीक है, हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इंदौर से हमारे साथ में जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, अब की बार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव की पॉलिटिक्स हुई, हर बार होती है लेकिन अब की बार बड़े नैरेटिव की पॉलिटिक्स हुई। यूपी के चोरों की संज्ञा दी गई कि किस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं। ये कहा गया कि माफिया राज को पूरा ख़त्म किया, ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो काफ़ी फेवर में जाता दिखाई पड़ा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन से उस एक बड़े सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश की कि हम लड़कियों को वास्तविकता में केवल बात नहीं करते, उनको टिकट भी दे रहे हैं। और जैसा कांग्रेस बार बार स्वीकार करी कि हमने कम से कम बहुत समय बाद तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट्स तो उतारे, वरना हम अभी तक किसी के साथ में जुड़कर चुनाव मैदान में जाते रहे। किस नैरेटिव को जनता स्वीकार करती? क्या ये पूरी तरह नतीजे पर डिपेंड करता है या कैंपेन के दौरान पार्टियों की मेहनत ने इनको काफ़ी हद तक बदला है, तोड़ा है? देखिए, इस चुनाव में एक बात तो बहुत ही प्रमुखता से रेखांकित होती है पुनीत जी के विपक्ष जो था इस चुनाव में मोदी और योगी के खिलाफ बहुत आक्रामक था। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को थोड़ा पीछे रख के प्रियंका गांधी को आगे लेके आने का काम किया और प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा, अच्छा लड़ा और जो संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव में शायद उसको फ़ायदा कांग्रेस को इसका मिल जाए। दूसरी ओर जो बॉडी लैंग्वेज थी अखिलेश यादव की, जो उनके बयान थे और जिस किस्म से आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत ताकत लगानी पड़ी उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, वो दिखाता है कि चुनाव भाजपा के लिए इतने आसान नहीं रहे। भाजपा ने पिछले चुनाव में 312 सीट जीती थी यूपी में और 47 थी सपा की, लेकिन अभी भाजपा जो है 312 से काफ़ी दूर दिखाई देती है और सपा 47 से बहुत आगे दिखाई देती है। तो सपा के रूप में देश के सबसे बड़े राज्य जहां सीटें सबसे ज़्यादा हैं वहां पे एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं पंजाब में आप देखें, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की जीत है वो एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल को भी स्थापित करेगी। तो इस चुनावों का हासिल भले ही 5 में से 4 भाजपा जीत जाए, लेकिन देश के विपक्ष को धार देने के लिए 2 बड़े नेता अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ही सामने आ गए हैं। इम्पैक्ट आप क्या पाते हैं? क्योंकि हर एक चुनाव अपने आप में नया है, चैलेंज है,
लेकिन इधर आम आदमी पार्टी की जीत, और आम आदमी पार्टी से जो हमारे साथ में पंकज जी जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि अब बाकी के स्टेट पर भी वो फोकस करेंगे। अब वो बाकी के स्टेट में, जिसमें मध्य प्रदेश में अपना फोकस वो दर्शा रहे हैं कि 23 में वहाँ पर भी जाएंगे। कांग्रेस जैसे बड़े दल, उसमें आत्मचिंतन की स्थिति आपने स्वयं कहा, उनको बड़े परिवर्तन की या एक तरह से जैसे आपने कहा कि ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ये जो क्षेत्रीय दल हैं और उभरते हुए आगे बढ़ते हुए नए दल हैं, बीजेपी के लिए जो क्लीन स्वीप जैसी स्थितियां या आसान स्थितियां आने वाले चुनाव में, आने वाले राज्यों के चुनाव में आप पाते हैं? बिल्कुल आसान नहीं है स्थितियां, और बहुत ताकत लगानी पड़ी भाजपा को उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे देखा जाए तो। और कोई, मुझे लगता है कि कोई क्लियर कट लहर नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत सारी चीज़ें गर्त में थी भविष्य के, और जो कि आज भविष्य का खुलासा हो गया कि भाजपा ही वहाँ की सिरमौर है। लेकिन एक मुझे लगता है कि इन चुनावी नतीजों को हमें 2024 का लोकसभा चुनाव है उसकी निगाह से देखना होगा। एक क्या तीसरा मोर्चा या कहें कि विपक्ष की जो धार है वो बन सकती है क्या मोदी के ख़िलाफ़। लेकिन बहरहाल अभी भाजपा के लिए जश्न का वक्त है, और जैसा कि बार बार एक लोकप्रिय तौर पे कहा जा रहा है, ये MY फैक्टर है साहब, मोदी और योगी, तो वो जादू चल गया है यूपी में। जी, पहले हालांकि जो फैक्टर की पॉलिटिक्स है उसको बीजेपी ने ही बहुत खारिज किया है। जैसे उन्होंने कई मिथ को तोड़ने की बात की, नोएडा वाला चर्चा बार बार चला कि जो नोएडा में स्थितियां रहती हैं, जिस तरह के नोएडा को लेकर मिथ बने, उन सबको हमने तोड़ने का काम किया। तो पिछले बार और जाति और वर्गों की पॉलिटिक्स को हमने ब्रेक करने का काम किया। ये दावा हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। आपको लगा इसमें वो मिथ टूटे हैं या नए मिथ गढ़ दिए गए हैं? देखिए, अगर भाजपा को ज़्यादा सीट मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में तो जाति कोई बहुत बड़ा प्रभावी माध्यम नहीं दिखाई देती मुझे, क्योंकि अगर भाजपा को वोट मिले हैं तो सब लोगों ने वोट किया है दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा तो जो एक लीक है देश के चुनावों की उसमें बदलाव हुआ है, और ख़ास तौर पे मैं पंजाब में जो उदय देखता हूँ आम आदमी पार्टी का, वो एक देश के राजनीतिक इतिहास में बड़ी घटना है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, वहाँ भी बहुत ही कांटे की टक्कर थी, और भाजपा को हरा के वहाँ पे सरकार की नाक के नीचे सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने। और दिल्ली से सटा हुआ है पंजाब, तो प्रॉक्सिमिटी का भी फ़ायदा होता है। अगर आप दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, तो हरियाणा में भी अगली बार आम आदमी पार्टी के लिए मौके खुले हैं। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं साहब, अभी पूरे राष्ट्रीय फलक पे आने में इनको बहुत समय लगेगा। मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पे बायपोलर पॉलिटिक्स रही है, और आम आदमी पार्टी के लिए सफ़र बहुत लंबा है यहाँ। चलिए, हमारे साथ में रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़ गए, लेकिन कुछ देर बाद मैं उनके पास जाऊंगा, उन तक शायद अभी मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी से पंकज सिंह जी हमारे साथ में। पंकज जी, आम आदमी पार्टी के लिए अभी सफ़र मध्य प्रदेश में, चूँकि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इनमें ख़ास तौर पर फोकस करते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी इस जीत के बाद में एक एक टारगेट जो आपकी पार्टी लेकर चल रही है, आप अपने संगठन को यहाँ किस तरह का पाते हैं? और जो पंजाब की जीत है, क्या उसका फ़र्क इन स्टेट्स में पड़ेगा? आपकी फाइटिंग के तरीके में कोई फ़र्क पड़ेगा? जी पुनीत जी, जो आज पंजाब के परिणाम आ रहे हैं, ये वास्तव में अभी पत्रकार महोदय भी कह रहे थे, देश की राजनीति में एक बड़ी घटना है। और एक पार्टी जो 8 साल पुरानी पार्टी हो, आज दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना के बैठी है, और पंजाब में दूसरे राज्य में सरकार के करीब है, सरकार बन रही है हमारी। तो ये जो संदेश है, ये बड़ा संदेश है। दूसरी तरफ जो आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 4 टर्मों से शिवराज सिंह चौहान और या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन इतने सालों में इन्होंने घोषणाएं की, जगह जगह जहां चुनाव होते हैं, कई शहरों को दुनिया के विश्व स्तरीय जो शहर हैं उनसे तुलना करके वैसा बनाएंगे। कहीं टोक्यो बनाते हैं, कहीं संघई बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं। आप देखें अगर आंकड़े, तो अभी कल अखबारों में भी छपा कि ऑफिशियल 34 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि महिला अत्याचार के मामले सबसे अधिक होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और दर्शाते हैं कि बच्चों पे जो अत्याचार होता है उसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है।
यहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। जो स्वास्थ्य का मामला है वो कोविड काल में किसी से छुपा नहीं है, वो सबके सामने आके दिख गया है। तो ऐसे माहौल में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार दावे पे दावे कर रही है और काम ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा, जनता विकल्प देख रही है, और जो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में कमलनाथ जी को मौका जनता ने दिया था, उन्होंने भी वादे किए थे कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, जब तक रोज़गार नहीं देते बेरोज़गारी भत्ता देंगे, व्यापम के घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। वो सारे काम उन्होंने एक साइड रख के अपने कुछ अन्य कामों में लग गए, और कुछ दिनों बाद उनकी सरकार गई, 15 महीने का मौका मिला और उनकी सरकार, चाहे विधायक टूटे हों या तोड़े गए हों या बिके हों या खरीदे गए हों, इससे प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर तेज़ी से संगठन विस्तार के काम में लगी हुई है। हम न केवल संगठन प्रदेश की राजधानी या शहरी इलाकों में, बल्कि गाँव तक हमारा संगठन पहुँचा है। हम वार्डों के मोहल्लों में हमारी समितियां गठित हो रही हैं। साथ ही जो जनता के मुद्दे रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, पानी का हो, सड़क का हो, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर लगातार उठाती रही है। तो जनता के मुद्दों में संघर्ष में हम विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। आगामी जो चुनाव हैं 2023 के या आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। लगातार हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं, दूर दराज के एरियाज में सब लोग ये आह्वान करते हैं कि दिल्ली जैसी व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी आनी चाहिए, यहाँ भी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बिजली पानी अच्छा होना चाहिए। तो जनता मजबूत और ठोस विकल्प की तलाश में है। और कुल जमा ये कि आम आदमी पार्टी मानती है कि मध्य प्रदेश में भी अब आप एक बेहतर विकल्प बनकर जनता के सामने आएंगे और स्वीकार्यता जनता की मिलेगी। इस बारे में मैं रजनीश जी का रुख भी जाऊंगा। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे का दिन, बड़ा दिन, महत्वपूर्ण दिन देश की राजनीति में भी, क्योंकि इन 5 राज्यों में हुए उलटफेर या नतीजे आने वाले समय में राजनीति को एक दिशा देंगे, ऐसा कई राजनीतिक पंडित कहते आए हैं, दावा करते आए हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी से जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। शिशुपाल सोरी साहब सीनियर लीडर हैं, पंकज सिंह साहब हैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश संयोजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इंदौर स्टूडियो से हर्षवर्धन जी जुड़े, और रजनीश अग्रवाल साहब प्रदेश मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन आया है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का, सुनते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत आती दिखाई दे रही है। हमारे साथ इससे बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं। 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिल रही है, किस तरह से देखते हैं आप? जो प्राथमिक रुझान आ रहे हैं बहुत उत्साहजनक है और उम्मीद के अनुसार वो सच साबित हो रहा है कि योगी जी और मोदी जी के डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में ही कमाल नहीं किया, उत्तराखंड में कमाल किया, और उसके साथ ही साथ 4 राज्यों में बेहतर स्थिति में हम दिख रहे हैं। गोवा में और मणिपुर में सरकार बनने की स्थिति बन रही है, और उत्तर प्रदेश में तो चमत्कार ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है, और ये चमत्कार एक बेहतर कानून व्यवस्था के लिए, बेहतर विकास के लिए, एक ईमानदार व्यक्तित्व के लिए, और उनको जो सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद मिला माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसका बड़ा नतीजा है। पूरी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी शक्ति झोंकी, माननीय अमित शाह जी ने पूरी शक्ति झोंकी, नड्डा जी ने पूरी शक्ति झोंकी, एक एक कार्यकर्ता लगा रहा, तो इसका नतीजा आज दिख रहा है। आगे भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, किस तरह से उसका जो असर है यहाँ पर आएगा? नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, न कर्मचारियों को रेगुलर किया जा रहा है, न शराबबंदी की बात हो रही है। इनके पूरे के पूरे जन घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन की बात की, सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह। ये बता रहे थे कि जो जिस तरह से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, और इसी तरह से ये विधानसभा के चुनाव के नतीजे आगामी जो प्रदेश के अन्य राज्यों उसके लिए भी आते रहेंगे, और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी वापस खिलेगा। कैमरामैन किशोर के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। चले, तो इस 5 राज्यों के नतीजों के ऊपर सभी ने कहा कि जो केंद्रीय लीडरशिप है और वहाँ स्टेट में जो सरकार चल रही थी उसको इसका पूरा क्रेडिट जाता है, लेकिन साथ ही साथ तमाम नेताओं ने छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से भी खूब दम लगाया था। और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी है। शिशुपाल जी, अब उस मॉडल को लेकर के फिर से
एक उलाहनों का दौर भी शुरू हो सकता है, छत्तीसगढ़ मॉडल जिसको वहाँ प्रचारित करने की बात की थी। पुनीत जी, ये जो छत्तीसगढ़ मॉडल है इसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, किया है अपने भाषणों में, खासकर जब चुनाव में जब उत्तर प्रदेश गए थे। और हमने भी इस बात को, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा था। और ये जो मॉडल है ये वहाँ के लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, किंतु हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर ग्रामीण विकास की तरफ अगर हम सुराजी गांव के कॉन्सेप्ट को रख के हम उनके विकास के लिए योजनाएं नहीं बनाएंगे, तब तक हम एक अच्छा देश का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि गांव की जो राष्ट्र की आत्मा ही गांव में बसती है। अगर हम इसको गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो हम एक स्वस्थ समाज बनाने में कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे। ये ज़रूर है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में हमारा जो ढांचा है ज़मीनी स्तर पे इतना ज़्यादा सक्षम नहीं था, पर अभी जो वर्तमान में जो प्रियंका जी ने जो मेहनत किया, भूपेश जी ने जो मेहनत किया, हमारे पूरे कांग्रेस के लीडरों ने जो वहाँ जाके मेहनत किया, उससे ज़मीनी स्तर पे एक नया संचार हुआ है उनमें आशा का। तो आने वाले वर्षों में ये बातें आएंगी और अंततोगत्वा इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस देश में लगभग 70-80% लोग गांव में रहते हैं, तो गांव के लोगों को गांव में ही जब तक हम उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं करते, उनके गांव में के संसाधनों का उपयोग गांव में ही नहीं करते, तब तक हम एक अच्छा गांव, एक सुराजी ग्राम, जो आत्मनिर्भर गांव नहीं बना सकते। तो हमारा सारा फोकस इस बात पे है। और जो बड़े बड़े जो बात करते हैं, मोदी जी ने कहा, बाकी सब लोगों ने कहा, जो झूठे सपने दिखाए, तो कहीं ना कहीं बेनकाब होंगे। और अभी जो देखो कि पिछले बार जो सीटें उनको मिली थी और जो वोट का शेयर था उनका बहुत नीचे आ गया है। तो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत उनको है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज जनता जागरूक हो रहा है, आज देश दुनिया के बारे में जानता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, तो तेज़ी से जैसे जैसे विकल्प आते जाता है उस तरह से हमारे मतदाताओं के रुझान बढ़ते जाते हैं, तो बन के आएगा। और जो महिलाओं में जो हमने देखी वहाँ की उत्तर प्रदेश में, तो एक आत्म जो बल आया है उनमें, और उनमें जो एक स्वाभिमान जागा है, उसका एक अच्छा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश मध्य अपना जो आने वाले वर्षों दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, खासकर मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, इसमें आप देखेंगे कि इसके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी पंजाब में आप देखे होंगे कि बीजेपी का क्या हश्र हुआ है। बाकी दो छोटे स्टेट हैं जिसमें किस तरह उन्होंने बनाई थी, मणिपुर और गोवा में सबको मालूम है। केवल चलिए मैं आपकी बात पर शिशुपाल जी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। हालांकि वीडी शर्मा जी ने काफी स्थिति स्पष्ट की और स्पष्ट तौर के ऊपर कहा है। रजनीश जी, पहले तो बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। 4 स्टेट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सिर्फ पंजाब को छोड़ने के अलावा। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी जीत की तरफ पार्टी बहुत मजबूती से बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस पार्टी कह रही कि उत्तर प्रदेश जहां सबसे बड़े दावे थे और पूरा जोर था, वहां बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए क्योंकि उसकी सीटें घटी हैं, उनका वोट शेयर भी घटा। ये भी वो अपनी तरफ से इसमें जोड़ते हैं। इस पर भी रिएक्शन दीजिएगा। और इस जीत के आपके लिए मायने क्या हैं, बीजेपी के लिए मायने क्या है, उत्तर प्रदेश की जीत खास तौर पर? देखिए, ये जीत निश्चित तौर पर जनता की जीत है, सरकार के कामों की जीत है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की और उनके नेतृत्व की जीत है, योगी आदित्यनाथ की जीत है। और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये केवल इतिहास को बदलने वाला मात्र मामला नहीं है। वहाँ सरकारें दोहराई नहीं जाती, बहुमत की सरकारें दोबारा नहीं बना करती। इस प्रकार के बहुत कहानी, किस्से और विश्लेषण हमने अच्छे अच्छे धुरंधरों से सुने हैं। और जो सामने हो रहा है वो आपका चैनल भी दिखा रहा है, चुनाव आयोग के रुझान और परिणाम भी बता रहा है।
और ये सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इतने बड़े प्रदेश में, जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जहां इतनी बड़ी तादाद में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, लोकसभा की 80 सीटें होती हैं, और उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में दोबारा आ रही है और सभी जात पात पंथ क्षेत्र के मतों को लेकर आ रही है, खासकर महिलाओं के मतों को लेकर आ रही है। तो ये निश्चित तौर पर सरकार की योजनाओं की, संगठन की ताकत की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, जिनको अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर बनने से परहेज था, जिनको काशी के कॉरिडोर से परहेज था, जो तमाम प्रकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और राष्ट्र घातक बयान तक दे रहे थे, जो बितंडा खड़ा करना, अराजकता खड़ा करना अपना शौक और सकल राजनीति में समझते थे, उनको करारा जवाब भी है। जो उत्तराखंड में बात वही कहा करते थे, जो गोवा में कहा करते थे, गोवा के रिजल्ट, उत्तराखंड के रिजल्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में, मणिपुर में हम फिर से सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में फिर से सरकार में आ रहे हैं, गोवा में फिर से सरकार में, मामूली बात नहीं हुआ करती। 5 साल सरकार चलाने के बाद फिर से सरकार में आना ये चुनौतीपूर्ण हुआ करता है, और वो हमने कर दिखाया जनता के आशीर्वाद से। इसलिए इनकी कम हुई ज्यादा हुई है, तो आप कहां खड़े हो श्रीमान जी? आप कितना संसाधन, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा वहां लगाया गया उत्तर प्रदेश में, और वहां का हस्र क्या है? वहां का हस्र है कि आपका चैनल पर ऊपर टॉप पर दिखा रहा है कांग्रेस 1, और वो भी रुझान, परिणाम नहीं है। तो जहां सरकार लगा दी प्रचार करने से लेकर और तमाम संसाधनों तक उत्तर प्रदेश में, उसका हस्र ये है। इसलिए जो पाखंड रचते हैं जनता के मुद्दों पर, जो जनता को भड़काने और भरमाने में लगे रहते हैं, जनता भी समाने पर करारा जवाब देती है। इसलिए ये बताता है कि विकास करिए, ये बताता है कि तुष्टीकरण नहीं, सबके सशक्तिकरण के लिए काम करिए, ये बताता है जात की राजनीति छोड़िए, जनता अगर कोई गरीब है तो योजनाओं का लाभ पहुंचाइए, ये बताता है कि राशन कैसे बढ़ता है। राशन मुद्दा था कि राशन जनता को मिलता है, राशन, शासन, प्रशासन सब मुद्दे थे और उसको करके दिखाया। वहां कानून व्यवस्था मुद्दा थी, आप कल्पना करिए, पॉजिटिव मुद्दा कानून व्यवस्था, पॉजिटिव मुद्दा राशन मिलना, पॉजिटिव मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा, ये पॉजिटिव मुद्दा थे। नहीं तो ये सरकारों में नेगेटिव मुद्दा हुआ करते, नकारात्मक मुद्दे हुए करते। उतने बड़े राज्य में अगर ये सकारात्मक मुद्दे हैं जो भाजपा को फेवर कर रहे थे, तो कांग्रेस को तो छोड़िए, बात करने लायक वो स्थिति में नहीं रही। बचा कुचा पंजाब भी उन्होंने खो दिया, उत्तराखंड में कोई आशा दूर दूर तक नहीं है, गोवा में तो वो सरकार में आने से रहे, कहीं दिखे भी नहीं। इसलिए सुकुड़ रही है कांग्रेस, और मैं तो मुबारकबाद देता हूं। इसी प्रकार एक परिवार की चापलूसी में जुटे रहिए, लगे रहिए, उनको नेता अध्यक्ष बनाते रहिए और उनके कहे पर चलते रहिए, जनता आपको ऐसा ही जवाब देती रहेगी। रजनीश जी, अभी वीडी शर्मा जी जुड़े थे, तो वीडी शर्मा जी ने यहाँ बातचीत के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार के बारे में जब भी कभी आप चर्चा सुनते थे सारे देश में, तो एक ऐसे स्टेट की छवि आती थी कि जहाँ क्राइम है, जहाँ क्रिमिनल्स का एक बोलबाला रहा है। लेकिन जब भी कभी आप कांग्रेस से या बाकी दलों से, समाजवादी पार्टी के लीडर भी जुड़े थे, उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि जाति, वर्ग और धर्म की राजनीति, इसका विरोध करती बीजेपी, लेकिन टिकट उन्हीं लोगों को और उसी हिसाब से देती है, उसी गणित के हिसाब से देती है। उनको जवाब क्या है? देखिए, प्रतिनिधित्व देना ये जरूर होना चाहिए। समाज की जैसी संरचना है, जैसा सोसाइटी का कंपोजिशन है, उस हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। लेकिन जातिवाद यानी जाति के आधार पर राजनीति करना ये ठीक नहीं है। हमें परिणाम भी उस आधार पर नहीं मिला। हमें सभी जातियों के वोट मिले, सभी पंथों के वोट मिले, सभी क्षेत्रों में वोट मिले, क्योंकि हमने भेदभाव करके योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया। योजनाएं हमने भेदभाव करके नहीं चलाई, मजहब के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया, हमने जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया। राशन सबको मिला, चाहे वो गरीब जाटा होगा, यादव होगा या जाट होगा या किसी दूसरी जाति का होगा, उनको भी राशन मिला। उनकी महिलाओं को भी उज्ज्वला मिला, शौचालय बना, प्रधानमंत्री आवास मिला। तो ये सुरक्षा ये नहीं कि इस जाति की महिला को सुरक्षा मिलेगी, इस जाति की महिला को सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात, आप पत्रकार जो विश्लेषण करते थे, राजनीतिक पंडित विश्लेषण करते थे, तो भाजपा जीतेगी क्यों? क्योंकि मोदी योगी जी का नेतृत्व है, जन कल्याणकारी योजनाएं है, विकास है, कानून व्यवस्था है, राशन है। और अखिलेश यादव और वो एंड कंपनी जीतेगी क्यों? तो कहते थे मुस्लिम है, यादव है, जाति है, फलाना है, ढिमका है। तो आप स्वयं बताते हो विश्लेषण करते समय कि हमारे जीतने के कारण क्या है, विकास है, नेतृत्व है, नीति है।
और उनके जीतने के कारण क्या है? मुस्लिम है, यादव है, जाति है, फलाना है, ढिमका है। यानी जीतने का कारण शासन प्रशासन नहीं है, जीतने का कारण विचारधारा नहीं है, जीतने का कारण उनका किसी प्रकार की नीति नेतृत्व नहीं है। ये जातीय समीकरण जो संकुचित विचारधारा के साथ में आगे बढ़ते हैं, संकीर्ण विचारधारा के साथ में, तुष्टिकरण के साथ में आगे बढ़ते हैं, डरा कर दहशत फैलाकर आगे बढ़ते हैं, वो सोच है। उसको जनता ने ठेंगा दिखाने का काम किया। अभी तो कुछ संख्या में आए हैं, कुछ संख्या 100-125 की दिख रही है। अगले चुनाव में वो भी पत्ता साफ हो जाएगा, आप और हम दोनों देखेंगे। चलिए ठीक है, हम अभी नतीजे भी देखेंगे और नतीजों के साथ साथ जो इनका विश्लेषण है वो भी जारी रखेंगे। रजनीश जी भी हमारे साथ में बने रहेंगे, हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद ये जो नतीजे अब तेज़ी से आने शुरू हो जाएंगे, कुछ ही देर बाद ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। इसके आगे आने वाले वक्त पे इम्पैक्ट, थोड़ी चर्चा इसकी भी करेंगे। ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े, गीत, आतिशबाजी, होली, गुलाल, सब कुछ, सारे रंग आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। और इसमें कार्यकर्ताओं का जोश जो है ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने लंबे चले, 7 चरणों के चले चुनाव के बाद में ये जो जीत मिली आसान नहीं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी कहते हैं कि दोबारा से किसी स्टेट में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में सरकार को इस नंबर के साथ में रिपीट कर पाना बड़ा कठिन और बड़े चुनौतीपूर्ण स्थितियां रही। चलिए अब आपको पंजाब की तस्वीर भी दिखा दें। पंजाब में भी इस वक्त जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी के खेमे में है। एक तरफा जीत 91 सीटों के ऊपर उनकी रुझान बताते हैं कि उनके लीडर आगे चल रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। और इस वक्त वो अपने कार्यकर्ताओं में धन्यवाद देने का क्रम या जश्न मनाने का क्रम शुरू कर चुके हैं। प्रताप कह रहा हूं, पट्टी तो हार गया, कैप्टन साहब पटियाले तो हार गए, सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे ने। तो भगवंत मान है जो पंजाब में जिनके घर के सामने तमाम ये जो कार्यकर्ता जुटे हैं उनको संबोधित करें, अपने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाइयां दे रहे हैं। केजरीवाल साहब दे भी 32 ने 64 हो गए दोनों दे। सो वीरो जो सच्चियां नीतां होण, सच्चियां नीतां नूं मरादा हुंदियां ने। सो जेड़े जिन्हां ने वोटां पाईयां उन्हां दा धन्नवाद हैगा ही है। जिन्हां ने आम आदमी पार्टी नूं वोटां नहीं पाईयां उन्हां दा भी धन्नवाद है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है अपना पक्ष रखने का। चलिए, तो मान साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट दिया है उनको तो बहुत सारी बधाई और धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया उनको भी धन्यवाद, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने का। और जश्न की तस्वीरें आ रही हैं देश भर से, अलग अलग हिस्सों से, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई में आप देखें, भाजपा कार्यकर्ता लड्डू बांटने की तैयारी कर रहे हैं। 4 स्टेट में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इस तरह की खबर पक्की होते ही या रुझान पक्का होते ही लड्डू बनाने का क्रम शुरू कर दिया था। और सारे देश भर में बीजेपी के खेमे में जबरदस्त उत्साह है, खुशी है। देहरादून की तस्वीरें देखें आप। उत्तराखंड में यहाँ भी काफ़ी बातें की गई कि कांग्रेस पार्टी आगे चल सकती है, सरकार बना सकती, दावा उनका भी था। लेकिन यहाँ भी 46 सीटों के ऊपर फिल वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी उनसे आधी सीटें दिखा रही हैं, 21 सीटों पर लीड कर रही है। यानी यहाँ भी तमाम जो संभावनाएं थी कांग्रेस पार्टी की वक्त के साथ साथ कम होती जा रही। और भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज़बरदस्त जश्न है। गोरखपुर आप देखें, जहाँ से
योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो अब से कुछ देर पहले ही यहाँ से रवाना हुए हैं। वहाँ भी लड्डू बट रहे हैं और नाचते गाते झूमते कार्यकर्ताओं का जोश बताता है कि जिस चेहरे के ऊपर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और जिसे डबल इंजन में से एक प्रमुख इंजन माना गया, अपराध को समाप्त करने का जो उनका दावा था, उसके ऊपर सरकार ने जो काम करने का दावा किया था उस पर जनता की मोहर लगी। और ये मणिपुर की तस्वीर आप देखें, एक बड़ी परीक्षा, एक बड़ी अग्नि परीक्षा होती है दलों की चुनाव में जनता के बीच जाकर उनका समर्थन साथ मांगने की, और लोकतंत्र के इस महापर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। जितना महत्वपूर्ण वोट डालना है उतना ही महत्वपूर्ण जनादेश को स्वीकार करना है। चलिए, और इस वक्त अलग अलग तस्वीरों के साथ विश्लेषण भी हम करते जा रहे हैं कि क्या और किस तरह की स्थितियां। लखनऊ की एक और तस्वीर आप देखें। चलिए, हमारे साथ में दो लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन साहब हैं। हर्षवर्धन जी, सवाल बार बार यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए भी आसान नहीं रहा ये वाला इलेक्शन। ये बात नेताओं ने भी देखी है, क्योंकि अब की बार जो मैं फिर दोहराऊंगा वही शब्द के यूपी के छोरे, और जिस तरह से बसपा ने हुंकार भरी, कांग्रेस पार्टी ने लड़कियों लड़ सकती हूँ कैंपेन को लॉन्च किया। उन्होंने भी बहुत समय बाद जो है पूरी 400 से अधिक सीटें, जितनी भी 403 सीटें, इनके ऊपर अपने कैंडिडेट्स को उतारा था। इस जीत के आगे आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेंगे? क्योंकि किसान आंदोलन के बाद बार बार ये कहा जा रहा था कि पंजाब, हरियाणा समेत तमाम ऐसे स्टेट जो नॉर्थ के हैं, वहाँ पर बीजेपी की हालत बहुत ख़राब होगी, और बहुत सारा फोर्स भी लगाया गया, ताकत भी लगाई गई इस दिशा में काम करने के लिए। उधर से ममता दीदी ने भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। अब इस नतीजे का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि बंगाल के बाद बहुत सारी डाइसी सिचुएशन लगती थी, लेकिन यहाँ वैसे कोई हालात नहीं है। क्या इसका असर आने वाले वक्त में 5 राज्यों के इलेक्शन पर पड़ना है? बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद ममता का किला नहीं ढहा था और भाजपा को वहाँ से बैरंग लौटना पड़ा था एक तरीके से, उसके बाद उत्तर प्रदेश की ये जीत बहुत बड़ी है भाजपा के लिए, उसके मनोबल के लिए। और मैं केवल विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ पुनीत जी, मैं अगले लोकसभा चुनाव की तरफ देख रहा हूँ जो 2 साल बाद होने हैं। इस जीत का भाजपा को बहुत फ़ायदा होगा लोकसभा चुनाव में। और जिस तरीके से मोदी और योगी की युति जो बनी है, एक जो उनका एक फैक्टर बना है, ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। हिंदुत्व के मुद्दे को इससे धार मिलेगी। और ये बात भी आपने बराबर कही कि इतना रण आसान नहीं रहा भाजपा के लिए। हम एक बार फिर आंकड़ों की बात करते हैं। अभी भी बीजेपी जो उसका पिछला परफॉर्मेंस था 312 सीट, उससे पीछे है। और जो लास्ट परफॉर्मेंस था सपा का 47 सीट्स, उससे सपा बहुत आगे है। तो सपा ने अपनी जो खोई हुई राजनीतिक ज़मीन है उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी हद तक हासिल कर ली है। तो भाजपा को वहाँ एक मजबूत विपक्ष मिलने वाला है। ठीक है रजनीश जी, हमने अध्यक्ष जी से भी पूछा था कि इस जीत का मध्य प्रदेश पर इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जाती रहीं। ख़ास तौर पर मैं फिर दोहराता हूँ, किसान आंदोलन के बाद जो मौजूदा कोविड के बाद की परिस्थितियाँ थीं, उनको लेकर के, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट उनको लेकर के कि अब ये दौर ख़त्म हो गया, लोगों ने समझ लिया, वायदे देख लिए, परख लिए, टटोल लिए। कुछ लोग तो मध्य प्रदेश में भी इसको जोड़ दिया करते थे कि यहाँ भी बहुत खटपट, अंदरूनी खींचतान चल रही हो, तो सरकार बन गई सिंधिया जी की वजह से, वगैरह वगैरह। अब इन सब चीज़ों पर विराम लगेगा या यहाँ भी आप एक टफ फाइट पाते हैं और इसका असर कुछ नहीं, अब यहाँ उतनी बराबरी से मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, इसके पहले भी जो चुनाव हुए थे विधानसभा को, जिसमें पश्चिम बंगाल का जिक्र आपने किया, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को भले ही हम सरकार में नहीं आए हों, लेकिन 3 से 73 होने का काम जनता ने किया, भाजपा को आशीर्वाद दिया। हम तो पहली बार इतनी बड़ी ताकत के साथ में वहां चुनाव लड़े थे। वो जनता ने वहां हमें, वो जिस प्रकार की हिंसा चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद में हुई, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है।
इसका मतलब है कि जनता पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, सब तरफ जनता हमें स्वीकार कर रही है और कांग्रेस को नकार रही है। कांग्रेस वहां 0 में है, 0 पर खड़ी पश्चिम बंगाल में, जहां कभी सरकारों में हुआ करती थी। तो वो तो एक एक राज्य खो रही है, पंजाब भी खो दिया, गोवा और उत्तराखंड में कहीं दूर दूर तक उनकी संभावना नहीं है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारा काम करने का ढंग, हमारा जो प्रशासन और जो योजनाओं की डिलीवरी है, किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम, हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छता को लेकर जो आग्रह, मतलब तमाम प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम, 5 लाख का बीमा, ये सामान्य बात नहीं है। जिसको लाभ मिला है उससे पूछिए। आप जरा सोच के देखिए कि सस्ता राशन, मुफ्त का राशन, निःशुल्क राशन देना पॉजिटिव मुद्दा बन रहा है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पॉजिटिव मुद्दा बन रही है। ये मामूली बात नहीं है, नहीं तो सरकारों के खिलाफ में मुद्दे हुए करते हैं ये। लेकिन सरकार के पक्ष में अगर ये मुद्दे बन रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस को, भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर को, पूरी गवर्नमेंट को आपको कहीं ना कहीं श्रेय देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनका कृतज्ञता जनता ने ज्ञापित करने का काम किया है और वही कारण है कि ये जनादेश उस तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस तो अब कहीं किसी राज्य में जहां तीसरी चौथी पार्टी है वहां तो 25, 30, 40, 45 साल आप एक एक बार गिनेंगे अलग अलग राज्यों के, चाहे वो तमिलनाडु से आप गिनना शुरू करें, बिहार से, उत्तर प्रदेश से गिनना शुरू करें, पश्चिम बंगाल से, आंध्र प्रदेश, कहां के राज्यों के नाम लें जहां तीसरी चौथी पार्टी, वहां कांग्रेस का तो फट्टा साफ। चौथी और पांचवी महाराष्ट्र में कौन से नंबर की पार्टी है? तो आपको पता चल जाएगा कि इनका अब अध्याय समाप्त है, क्योंकि केवल एक परिवार की चापलूसी में इन्होंने देश की, समाज की, लोगों की आकांक्षाओं के साथ में कुटाराघात करने का काम किया। ये तो वो लोग हैं जो देश के विरोधियों के सुर में सुर मिलाने का काम करने लगते हैं, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये किस प्रकार की बयानबाजी करते रहे पिछले 4-5 महीनों में, किसी से छिपा हुआ नहीं है, केवल किसी मजहब का वोट पोलराइज करने के लिए। लेकिन वो काम नहीं आया, क्योंकि वो भी तो समझदार हैं, वो भी तो देखते हैं कि किस प्रकार का देश प्रशासन चल रहा है, वो भी तो देखते हैं कि किस प्रकार से मोदी जी की सरकार चल रही, योगी जी की सरकार चल रही। और मध्य प्रदेश में इसका बहुत सकारात्मक, क्योंकि मध्य प्रदेश तो इसी मॉडल पर शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है। शिवराज जी ने प्रो पुअर, प्रो फार्मर, यानी किसानों के हित में, गरीबों के हित में, गांव के हित में, मध्यम वर्ग के हित में थोड़ा सा वक्त यहाँ पर वापस एक ब्रेक लेने का हो रहा है। इसके बाद हम खबरों के सफर को फिर आगे बढ़ाएंगे। रजनीश जी, इसका पैकेज का एक सबसे सीधा उदाहरण है। जी, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हर्षवर्धन जी, एक लाइन में अगर इस चुनाव को आप कुछ कहना चाहें, इस रिजल्ट को सिर्फ एक लाइन, क्योंकि आप लिखते बहुत अच्छा है। ये जो नतीजे हैं वो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक संजीवनी का काम करेंगे और उसका मनोबल बढ़ाएंगे। चलिए, संदेश सबके लिए हैं और बहुत साफ साफ हैं, क्योंकि जनता जब अपना आदेश देती है, जनादेश देती है, तो बहुत क्लियरली बताती है। और ये आदेश और पुख्ता हो जाएगा जब नतीजों में रुझानों की तस्वीर दिखेगी। शुक्रिया आप दोनों का भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आने के लिए। विश्लेषण जारी रहेगा, अपडेट जारी रहेंगे, खबरों से जुड़े हुए हर एक पहलू आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे।